नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में लगातार जारी है। लोग अस्पतालों में जाकर ये सोचते हैं कि उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा और वो ठीक होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। निजी अस्पताल इलाज के नाम पर अनाप शनाप फीस वसूल रही हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ भी कर रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के नाम पर यह कलंक कब तक जारी रहेगा। कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। उपचार के नाम पर मरीजों से लूट लगातार जारी है। लगभग सारी दवाएं तीमारदारों से मंगाने के बाद भी लाखों का बिल थमाया जा रहा है। कभी बेड की कमी बताते हुए मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के नाम पर पैसे वसूले जा रही हैं। राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क निर्धारित होने वाले बावजूद निजी अस्पताल मनमानी से रकम वसूल रही हैं, जबकि योगी सरकार ने फीस वसूलने को लेकर कड़े नियम भी बनाए हैं। निजी अस्पतालों में इलाज की दरें भी तय की गई हैं, लेकिन कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं। निजी अस्पताल संवेदनशील हो चुके हैं, उनको मरीजों और उनके तीमारदारों की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के बार बार निर्देश के बावजूद अस्पताल व्यवस्था का माहौल उड़ा रही हैं। लाखों के बिल तो यूं थमा दिया जा रहा है। कई जगहों से परिजनों और डॉक्टरों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। कोरोना इलाज के नाम पर लखनऊ के सन अस्पताल के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। सन अस्पताल पर गंभीर आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं होने का भय दिखाकर मरीजों को भर्ती नहीं करने और फिर मनमाने तरीके से उगाही करने का प्रयास किया गया। जी हां, कोरोना काल में कालाबाजारी लगातार जारी है और कालाबाजारी का कलंक लगातार जारी है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया और कई लोग के जांच भी हो रहे हैं जो अधिक पैसा मांगना है। जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हर एक मरीज जो आता है उसको भर्ती होना ही पड़ेगा और अगर वो बहुत गरीब है तो उसको हम आयुष्मान के रेट पर, जो हमारे निर्धारित रेट है उसके आधार पर उसकी जो उपचार होगा वो उस हिसाब से सरकार उसको देंगे। तो ये सारे होने के बाद भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो मनमानी कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाया गया। हमारे जिला अधिकारी स्तर के लोग भी जाके वहाँ पर 2-3 हॉस्पिटल को हम लोग ने अपने लिस्ट में से निकाल भी दिया कि हमसे ये संबंधित नहीं रहेंगे। कुछ के ऊपर एफआईआर भी किया। एम्बुलेंस की सेवा भी प्राइवेट लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मनमानी रेट लेते थे, उस पर भी हम लोग ने एक आदेश निकाल दिया है कि पर किलोमीटर के हिसाब से या उनका पहला के बाद कितना किलोमीटर के हिसाब से वो ले सकते हैं। ये भी हम लोग जारी करके इस पर सख्ती भी कर रहे हैं। कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, लेकिन निजी अस्पताल इलाज के नाम पर लोगों से मनमानी फीस वसूल रही हैं। लखनऊ के डीएम के निरीक्षण के बाद अस्पतालों को लेकर तमाम खामियां पाई गई। अस्पताल आपदा में अवसर तलाश रही हैं। एक दिन में मरीजों से 1 लाख से भी अधिक का बिल वसूल रही हैं। लखनऊ में जेपी देवीना और मैकवेल अस्पताल के नाम सामने आई हैं और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इंडिया न्यूज ने जब इन अस्पतालों में जाकर पूछताछ की तो कई खुलासे हुए। कोरोना काल के चलते सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिकृत जरूर किया है, क्योंकि एक आलम था जब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है कि तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो विपत्ति में भी, आपदा में भी जो है अवसर का तलाश कर रहे हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। आपका क्या नाम है? रविंदर। कौन यहाँ पर एडमिट है आपके? पिताजी। कब से एडमिट है? ये 10 तारीख को। कितना? 10 तारीख को। कोई ऐसी दिक्कत हुई अभी तक? आप पहले ये हमें बताइए कि कितना यहाँ पर पैसा भर चुके हैं? सर 20,000। 20,000। और कितना भरना है? अभी 15,000 चार्जेस है सर। सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया था ताकि लोगों में ऐसी परेशानी ना देखने को मिले, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लगातार लोगों से अनचाहा बिल वसूल रहे हैं, अनचाहे पैसे ले रहे हैं, जो आपदा में भी वो अवसर तलाश रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के मेकवेल हॉस्पिटल में, जहां पर जितने भी ये लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और उनकी माने तो ऑलरेडी यहाँ पर एक
पहले भी उनको लेटर इसके चलते इशू हो चुका है और उसके बाद आज फिर से डीएम को लेटर मिला है और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हमने बात की है तो उनका भी कहना है कि एक दिन में 43,000 का बिल वसूल रहे हैं। तो ये हालत है फिलहाल, आप देख सकते हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल लखनऊ की, और ऐसे जेपी हॉस्पिटल का नाम भी आया है सुनने में, और साथ ही वेदिका हॉस्पिटल का नाम भी आया है। तो ये 3 हैं जिनका नाम आया है। लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका नाम प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे लोग जो आपदा में भी अफसर तलाश कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने एक लंबे समय के बाद इन पे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है। अब देखना ये होगा कि क्या जब पूरी इंतजाम इसके पुख्ता कार्रवाई होती है तो उसके बाद इन हॉस्पिटल्स के जो लाइसेंस है क्या वो सस्पेंड होते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। कोरोना वहीं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जुड़े हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जिस तरीके से कोरोना काल में कालाबाजारी का कलंक जो है लगातार लगता जा रहा है, जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि जहां एक और लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिले और या यूं कहें कि कालाबाजारी से आम जनता बच सके, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के चलते आम जनता जो है वो पिस रही है। एक और कोरोना की मार, दूसरी ओर महंगाई की मार, तो वहीं तीसरी ओर इस तरीके की कालाबाजारी की मांग। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नारायण जी जो कि पूर्व आईपीएस हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल अभिषेक का करते हैं और अभिषेक से जानते हैं सबसे पहले कि इस वक्त प्रदेश में और राजधानी में हालात कैसे हैं, इसके बाद लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार कोरोना काल जो है वो इस वक्त प्रदेश पर हावी हो रखा है और संक्रमण की चेन दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, तो ऐसे में प्रदेश में किस तरीके से व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, किस तरीके से जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मरीजों के साथ बर्ताव कर रही हैं? जी अभिषेक, बताना चाहेंगे एक जो प्राइवेट अस्पतालों की यदि मनमानी की बात करें तो लगातार ये मनमानी पिछली बार भी कोविड काल में जारी रही है और इस बार भी जारी है, अभी तक भी जारी है, ये भी हम बिल्कुल कह सकते हैं। ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग हमने की है और उसमें देखा गया है कि लगातार जो कुछ अस्पतालों से शिकायतें आई हैं उसके बाद शासन जागा जरूर है, लेकिन जागने के बाद एक सिर्फ कागजी कार्रवाई के रूप में दे देना, नोटिस दे देना कि इन अस्पतालों को नोटिस दी गई है और एफआईआर का आश्वासन देना। रोशन जैकब द्वारा कोई ऐसा आदेश एफआईआर के लिए नहीं दिया गया है जिनमें इन अस्पतालों की मनमानी रुक सके। और इन अस्पतालों में जब से ये अस्पताल, तीनों अस्पताल, मैक्सवेल अस्पताल और जेपी अस्पताल और ये डिवाइना अस्पताल काम कर रहे हैं कोविड में, तो अभी तक यहाँ पे हजारों की तादाद में मरीज पहुंचे हैं और उनमें आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितने मरीज इसमें हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे और उनको उन्होंने पैसे से कितना लूटा होगा। क्योंकि इन अस्पतालों की कहानी समझे तो दवा के नाम से 1,10,000 रुपए वसूला गया उन मरीजों से, ऑक्सीजन के नाम से 87,000 रुपए वसूला गया। तो ये मनमाफी अभी भी जारी है। हालांकि मैंने इंडिया न्यूज ने आज डीएम से बात करने की कोशिश की थी। डीएम का कहना यह है कि कमिश्नर को कह दिया गया है, इसमें एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, जल्द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बाद हो जाएगी। लेकिन अभी 3 दिन के बाद ये जांच नहीं हो पाई। बड़ा सवाल इस बात का है। अभिषेक प्रकाश के यदि माने लगातार दौरे जरूर अस्पतालों के करते हैं, निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए बैठक लेते हैं, लेकिन इन बैठकों का नतीजा ये है कि आखिरकार 3 अस्पताल अभी भी चल रहे हैं, अभी ये बंद नहीं किए गए हैं कोविड काल में। इनको नोटिस देने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक हवाई दावे ही कहे जाएंगे। जी बिल्कुल 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 अभिषेक, हवाई दावे कहे जाएंगे। पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, आप तो सिस्टम में रही हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने रख दी है, तो ऐसे में आप सिस्टम में रही हैं, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते होंगे, तो किस तरीके से नकेल कसी जाए, किस तरीके से इन कालाबाजारियों पर रोक लगाई जाए? अभिषेक जी, वास्तव में देखा जाए तो इस समय हमारे यहाँ हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है जी, और इसको हमें इसी प्रकार से लेने की जरूरत है। 2 पहलू है, एक तो निजी अस्पतालों का जी अनाप शनाप पैसा लेना और दूसरा दवाओं का और ऑक्सीजन का और इससे जुड़ी हुई चीजों की कालाबाजारी। दोनों ही पहलुओं पर बात करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कालाबाजारी पर। बिल्कुल, कालाबाजारी पर जो मेरा है व्यू पॉइंट, एक तो ये है कि ये सारी चीजों को हमको एसेंशियल कमोडिटीज में डाल देना चाहिए। एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होता है, लेकिन वो तभी प्रभावी होता है जब इस संबंध में कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया जाए। अभी इस संबंध में कोई कंट्रोल ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। जब कंट्रोल ऑर्डर जारी हो जाता है तो इन सब चीजों का रखरखाव रेगुलेट हो जाता है, प्राइसेस बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, होल्डिंग रुक जाती है। ऐसा पहले भी बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज में किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि इस हेल्थ के इश्यूज में इस समय दवाओं पर, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीमीटर पर या इस प्रकार से जुड़ी सभी चीजों पर हमें
कंट्रोल ऑर्डर जारी करके एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट को प्रभावी कर देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें स्ट्रिंजेंट कार्रवाइयां हो और वास्तविक कार्रवाइयां हो सके। जहां तक इस प्रश्न में भी आगे आएगा कि जमानतों पर भी, तो इस पे भी ये रोक लग जानी चाहिए थोड़ी सी कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जमानत के प्रावधान रखे जाए ताकि लोगों को थोड़ा भय प्राप्त हो। अब बात करते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटलों की। इस समय आवश्यकता इस बात की थी कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को ए, बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हुए इनको टेक ओवर कर लेना चाहिए। जो कोविड के पेशेंट्स को देख सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उन सबको शासन द्वारा टेक ओवर कर लेना चाहिए और उनकी फीस वगैरह सभी फिर शासन स्तर से निर्धारित ही है, उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो नहीं करता है उसको हमें एस्मा के अंतर्गत, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, एस्मा के अंतर्गत इस पे ले आना चाहिए सारे हॉस्पिटल्स को, ताकि इस सर्विस में यदि कोई व्यवधान करता है तो एस्मा के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसको डिटेन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार से 2-3 कार्रवाइयां हो तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी। अभिषेक, आपका रुख करेंगे, आप अभी आएंगे और प्रदेश का हाल जानेंगे, लेकिन इससे पहले लक्ष्मण जी से एक सवाल और जान लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी, जिस तरीके से इस वक्त तमाम कालाबाजारियों की खबरें प्राइवेट अस्पतालों से सामने आ रही हैं और लगातार मनमानियां जारी हैं, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, वो केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या ये मनमानी इस वजह से मानी जाए कि जिस तरीके से उन्हें पता है कि इस वक्त कोरोना काल है और सरकार भी उनका कुछ नहीं करेगी क्योंकि उनके यहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, और अगर सरकार अस्पतालों को बंद करती है तो सरकार को ही दिक्कत होगी? क्या इस तरीके की कोई मंशा प्राइवेट अस्पतालों के दिमाग में घूम रही है? देखिए, प्रॉफिटरिंग जो है, ये जो फायदा लेने वाली प्रवृत्ति है, ये तो बेसिक है जितने भी बिजनेस है, चाहे जिस प्रकार का भी बिजनेस, वो जरूर जब चीजें दिक्कत होती है, स्कैर्सिटी होती है, तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आप सामान्य चीजों में, आलू में, प्याज में भी दाम बढ़ता देखते ही, शक्कर में दाम बढ़ जाते हैं। तो ये दाम बढ़ाने की प्रवृत्ति तो वैसे भी एक सामान्य हो गई है बिजनेस क्लास में, क्योंकि नैतिकता का कहीं ना कहीं पतन हुआ है। लेकिन इन सबको रोकने के लिए जरूरत है स्ट्रिंजेंट लॉज। बिना कानून के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब तक हम प्रॉपर कंट्रोल पे नहीं लाएंगे, इनको एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट सर्विसेज के अंतर्गत नहीं लाएंगे, एस्मा में नहीं डालेंगे, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। युवा इस बात के लिए कि नोटिस दे देना, लाइसेंस निरस्त होगा, वो सब प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जब तक कोरोना खत्म हो जाएगा लेकिन वो प्रक्रिया खत्म नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हालात में हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और तभी हम कार्रवाई करने में सक्षम हो पाएंगे और तभी इन पर कार्रवाई होगी। और जिनका लाइसेंस निरस्त होता भी है तो उनको दोबारा मिल जाएगा। तो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि फिर उनको दोबारा लाइसेंस ना मिले। तो बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत सारी चीजें जो है करने की आवश्यकता है, बहुत चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। अभिषेक, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश का हाल कि ये मनमानी आखिर क्यों जारी है, क्यों लगातार प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं इस तरीके की, जहां एक और लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों से अपील तक कर रही हैं, निवेदन तक कर रहे हैं कि आप लोगों की सहायता करें, आप आगे आए, लोगों की सहायता करें, आप जीवन रक्षक बने, लेकिन भक्षक बनने को तैयार है प्राइवेट अस्पताल। आखिर क्यों? देखिए अभिषेक, इसके दो बातें सामने निकल के आएंगी। एक तो इस कोविड में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं ये अस्पताल, और यदि हम अधिक बात करें तो इसमें लापरवाही सबसे साफ तौर पे सबसे पहले सीएमओ कार्यालय से देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी अस्पताल हालांकि लिए गए हैं कोविड काल में, उन अस्पतालों के मानकों की बात करें तो मानक पूरे नहीं है उन अस्पतालों के। किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। 300 स्क्वायर फीट में ये अस्पताल तैयार किए गए हैं और उनको कोविड अस्पताल बना दिया गया। तो कहीं में कहीं ये जो जांच इन्वेस्टिगेशन टीम रही है जो तय करती थी कि आखिरकार कौन से अस्पताल कोविड के रूप में लिए जाएंगे इन आपदा में, उनमें लापरवाही बरती गई, उन अधिकारियों में लापरवाही बरती गई है। और उन अधिकारियों की इतनी ही नहीं, उन तय समय पे उन अस्पतालों के मानक के जो विपरीत कार्य होते रहे, उसके अलावा भी उन पे कार्रवाई नहीं की गई। तो यही कारण है कि यहाँ पे लापरवाही चरम पे है। राजधानी है, प्रदेश का जितने जनपद है वहां से लोग आने वाले लोग होते हैं, उनको उम्मीद होती है कि ये राजधानी जाएंगे तो वहां इलाज तत्काल मिल जाएगा। और यही कारण है कि मरीजों की यहाँ भरमार हो गई। भरमार के चलते जो अस्पताल को जिम्मेदारी दी गई कि आखिरकार आप समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाइए, वो लोग ही उस आपदा में अवसर तलाशने लगे और इस मनमानी तौर तरीके से पैसा लिया गया। उसका नतीजा ये रहा है कि लखनऊ की जनता बहुत गंभीर स्थिति पे रही और वो अपने आप को आर्थिक नुकसान पे भी गई। हालांकि उनके आदमी भी गए, मरीज भी गया, और उसके बावजूद वो आर्थिक नुकसान भी झेलने को तैयार रहे और झेला भी। लेकिन उसके उपरांत भी यदि
अब साफ कहना ये चाहेंगे, जिला प्रशासन हमारे इंडिया न्यूज चैनल को देख रहे हैं, यदि आपने इन अस्पतालों के प्रति कार्रवाई नहीं की तो लखनऊ में लगभग कोविड में 30 अस्पताल और काम कर रहे हैं, उनकी मनमानी जारी रहेगी और लखनऊ की जनता लुटती रहेगी और फिर की कार्रवाई चलती रहेगी नोटिस के नाम पे। और ये खेल लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल भी 2 अस्पतालों को नोटिस मिली थी, लेकिन अभी तक वो अस्पताल पूर्ण रूप से संचालित है, चल रहे हैं, उनमें कोई बड़ी कार्रवाई या उनका कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। अभिषेक जी जी लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, 1 साल का समय भी बीत गया है, और वहीं लगातार खबरें लक्ष्मी जी सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और अस्पतालों में ये कालाबाजारी हो रही है। अस्पताल के लोग ही कालाबाजारी कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन खुद अपने पास ऑक्सीजन रखने के बाद भी मरीजों को डरा रहा है और इस तरीके का माहौल बना रहा है कि स्थिति ऐसी गंभीर हो जाए कि मनमाने पैसे जो हैं वो मरीज से, उनके तीमारदारों से ऐंठ सके। तो ऐसे में किस तरीके से उन पर एक्शन लिया जाए कि एक ये कह सके कि मिसाल पेश होके और तमाम जो अस्पताल इस तरीके का काम कर रहे हैं वो ऐसा करने से डरें। अभिषेक जी, इस विषय पे ही मैं बात कर रहा था एक्चुअली। एक तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ धीमे धीमे कानून का भय जो है वो समाप्त होता जा रहा है जी। उसके कई कारण हैं, उसपे पहले भी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि लोग जमानत पे छूटते हैं, केसेस में कन्विक्शन नहीं होता है, बहुत से फैक्टर्स हैं की वजह से कानून का भय समाप्त हो गया है। कानून का भय समाप्त होने का परिणाम ये हुआ है कि लोग श्रृंखल हो गए, लोगों में भय समाप्त हो गया है, नैतिकता नीचे चली गई है। ऐसी स्थितियों में बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज लाने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, और वास्तव में जब कार्रवाई हो तो वो दिखाई देनी चाहिए। जैसा अभिषेक जी अभी कह रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, नोटिस हुई, तो मैंने भी आपको बताया था कि नोटिस होगी और खत्म होते होते भी बहुत समय गुजर जाएगा, और अगर हो भी गया तो दोबारा दूसरा मिल जाएगा। तो ये सब खामियों को दूर करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है नैतिकता को देखते हुए कार्रवाई करना पड़ेगा। अब तो वो क्या गया है कि चाहे प्रशासनिक स्थिति हो चाहे पब्लिक हो, नैतिकता का थोड़ा ह्रास तो है ही, और यही दुष्परिणाम तो सामने को देखने को मिल रहा है। इसलिए सीएफ और एस्मा दोनों इमीडिएटली इन्वोक कर लेना चाहिए और इन्वोक करके इस पे कार्रवाई करना चाहिए। देखिए फर्क पड़ता दिखाई दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी, यहाँ पर इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक जिस तरीके से आपने कहा कि नोटिस जारी कर दिया जाता है लेकिन जो कड़ाई है वो अधिक नहीं की जाती, तो क्या यहाँ पर ऐसा माना जाए जो प्राइवेट अस्पताल है उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई हो कि जो सरकार है उन्हें भी उनकी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना ने विकराल रूप प्रदेश में ले रखा है, तो इस विकराल रूप से जो प्रदेश सरकार है या प्रदेश जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अकेले नहीं लड़ पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो प्राइवेट अस्पतालों के जो प्रशासन के लोग हैं उनके दिमाग में तो नहीं बैठ गई कि सरकार अकेले नहीं लड़ पाएगी, सरकार को इस लड़ाई में हमारी आवश्यकता है, तो ऐसे में हम मनचाही मनमानी करेंगे। नहीं अभिषेक जी, देखिए ऐसा है कि वो उनके मन में हो सकता है जी, वो भी जी, लेकिन हकीकत ये है कि यदि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी अस्पतालों को तो इनका कुछ नहीं चलेगा। दे विल बी एट नॉट, खत्म हो जाएंगे उस समय के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत खाली है कि उनको इस बात का मालूम है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं पर कानून की कमियों का वो फायदा उठा ले जाएंगे। जैसा अभी दिल्ली में जो है वो जमानत पा के जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर छिपा के रखे थे, तो सबको ये पता है कि समस्याएं हैं और उसका लीगल अगर प्रॉपर वे में सामने नहीं आएगा तो उसका फायदा उन्हीं को मिलेगा। तो ये जो पॉलिसी चल रही है इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। और इस समय मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इमीडिएटली एस्मा और सी एक्ट को प्राविधानों को ले लिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी जाए तो आप देखिएगा इन सब चीजों बहुत असर पड़ेगा। प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी करना बंद कर देंगे बिल्कुल, और इस पर एफआईआर भी कुछ लोगों के खिलाफ हो जाए, जो इनके प्रबंधक हैं उन पे कार्रवाई हो सीधे। एक्चुअली डॉक्टरों पे कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, जो उनके ओनर हैं, उन पर ही कार्रवाई खाली होना चाहिए। बिल्कुल बाकी जड़ों पर वार करने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वार करिए। जब आप बड़ों पे वार करेंगे छोटे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि सारे अस्पतालों को एक कैटेगरी में आप नहीं रख सकते, आप उनको कैटेगराइज कर लीजिए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और कार्रवाई उसके बाद उनको टेक ओवर करके उनका एडमिनिस्ट्रेशन वही अस्पताल वाले चलाएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो शासन अपने हाथ में ले लेगा। तो चीजें फिर बिलिंग वगैरह सब शासन के स्तर से शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये मनमानी करना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेंस लेने पड़ेंगे और तब ये चीजें सुचारू रूप से आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, जो कठोर कदम है सरकार को उठाने पड़ेंगे। अभिषेक, आप पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी जी ने कहा कि जो वार है वो जड़ों पर करना चाहिए, तो ऐसे में अभिषेक आप जिस तरीके से लगातार ग्राउंड पर हैं और लगातार आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, आप तमाम हालात जो है प्रदेश के वो देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कहां पर वो लचीलापन है, कहां पर वो चूक हो रही है सरकार से
कि इस तरीके की मनमानी, इस तरीके की कालाबाजारी जो है वो सामने आ रही है? देखिए अभिषेक, साफ कहना चाहेंगे, लखनऊ में 6 मंत्री हैं, साफ संदेश है। और ये कोविड काल में सभी मंत्री अपने आवास से बैठे हैं। लखनऊ के स्थिति ये अस्पतालों में जाकर एक बार देखें, वहां के स्थानीय नागरिकों से एक बार संवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात, अस्पतालों में जो ये जड़े जो काम कर रही हैं, जो प्रबंधक हैं इनके काम कर रहे हैं, जो लूट का एक उन्होंने एक मचा रखा है, तो इसमें नियंत्रण होगा। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के, कल आप 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इसके पहले भी दौरा कर चुके हैं। यहाँ तक उनको चिंता ये है कि आधे घंटे पहले उन्होंने 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। वो किस लिए बढ़ाया है? इसलिए बढ़ाया कि हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, इस कोरोना महामारी से बचे, लोगों की मौतें ना हो, संक्रमण ना हो लोगों को। लेकिन अब इसमें यदि अस्पताल का ही सहारा है लोगों का और उन अस्पतालों में जाके मरीज लूट रहा है, तो उसके पीछे कहानी साफ है। जिला प्रशासन की कमी है। लखनऊ में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग उम्मीद जताते हैं वोट की, आखिरकार यदि वो आज लोगों के संपर्क में हो और अस्पतालों का दौरा करें, तो जाहिर है कि इन अस्पतालों की मनमानी रुकेगी, इनमें एक भय व्याप्त होगा। लेकिन अब ये भय व्याप्त दिखता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि इस प्रकार जो अस्पतालों की मनमानी चल रही है उसमें जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। और उस परेशानी को ग्राउंड लेवल से यदि कोई मुख्यमंत्री तक इन चीजों को पहुंचाता है, तभी इनमें कहीं न कहीं बड़ी राहत दिख सकती है। अन्यथा इस कोविड काल में जनता लूटेगी और उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ सरकार को भोगना पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में। क्योंकि ये माउथ मीडिया के माध्यम से जो चर्चा होती है वो प्रदेश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचती है और वो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के लिए बड़ा घातक साबित होती है। क्योंकि इस बार के जो कोरोना संकट काल रहा, इसमें मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभिषेक, यदि वर्तमान की बात करें, उत्तर प्रदेश में 300 के ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा है। 14 से 15 मौतें प्रतिदिन यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से हो रही है। ये एक बड़ी चुनौती है। ये सरकार नहीं जागी तो कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है स्थानीय नागरिकों को भी, प्रदेशवासियों को भी और सरकार को। जी बिल्कुल अभिषेक, खामियाजा जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा इसका। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, तमाम दिशा निर्देश जो है जारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए लाभ लाना पड़ेगा ना। आप अभी तक इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाला ही नहीं गया है। जी, हम बार बार कहते हैं कि जब तक आप ला को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक खाली आदेश दे देने मात्र से तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी ना। और होगी भी तो वो लचर हो जाएगी। इससे मजबूत चीजें होनी चाहिए और मजबूत चीजें तभी होंगी जब हम प्रॉपर कानून के साथ अपराधियों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। हमें तो ये लड़ाई लड़नी है, कोरोना के खिलाफ एक तरफ लड़नी है और इन अपराधियों और अनैतिक लोगों के खिलाफ एक तरफ लड़नी है। बिल्कुल। तो ये दोनों लड़ाइयां एक फ्रंट पे लड़नी पड़ेंगी, तो हमको इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। और ये मजबूती तभी आएगी जब हम इसी एक्ट और एस्मा दोनों को साथ में इन्वोक कर ले, तो चीजें बेटर होंगी। कानून सही होना चाहिए और अधिकारियों जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरते उनके खिलाफ भी जरा सख्त कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी नारायण जी आपने कि अब यहां पर और सख्ती दिखाने की आवश्यकता है और जो इस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियों को हमसे साझा किया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।